बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य। मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं का आज भाग 2 है। इसमें हम पिछली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने उनकी कुछ प्रमुख विशेषताओं को देखा था, जिसके अंतर्गत वे एक राष्ट्रभक्त कवि थे, उनका दृष्टिकोण मानवतावादी था, राष्ट्रीय आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया था और उनकी रचनाओं में सामाजिक चित्रण भी हमें दिखाई देता है। इसके पश्चात हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर भी हमें भारत भारती में दिखाई देता है। वर्तमान समय में भी हिंदू मुस्लिम एकता की आवश्यकता बनी हुई है और इसीलिए मैथिली शरण गुप्त की जो भारत भारती है वह आज भी प्रासंगिक है। अगर किसी भी रचना या कबीर या किसी भी लेखक के बारे में अगर प्रासंगिकता पूछता है तो उसका अर्थ होता है कि वह वर्तमान में आज कितनी प्रेरणा दे रहा है और समाज को कैसी दिशा दे रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता उस समय भी आवश्यक था जब भारत गुलाम था और अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष में हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करते हुए देश को आज़ाद कराया था। तो भारत भारती में भी हमें यह दिखाई देता है कि हिंदू में जहाँ मैथिली शरण गुप्त महाराणा प्रताप और शिवाजी की प्रशंसा करते हैं, वहीं वे अकबर की भी प्रशंसा भारत भारती में कर रहे हैं। लोकतंत्र का समर्थन करते हुए मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि राजा जो है वह प्रजा का एक पात्र है, वह लोक प्रतिनिधि मात्र है। यदि प्रजा पालक नहीं तो वह त्याज्य है। अर्थात यदि राजा जो है वह जनता का पालन नहीं कर पा रहा है या वह सही तरीके से देश का संचालन नहीं कर पा रहा है तो उसे अपना पद त्याग देना चाहिए या उसकी जगह किसी और को राजा बनाना चाहिए। लोकतंत्र में जनता का हित ही सर्वोपरि है, इसलिए मैथिली शरण गुप्त राजा को त्याज्य कहते हैं। अर्थात वह राजा जो प्रजा का हित नहीं कर सकता है उसे शासन करने का भी कोई अधिकार नहीं है। युग अनुकूलता अर्थात तत्कालीन समय में जब भारत भारती की रचना हो रही है या मैथिली शरण गुप्त अपनी रचनाओं को लिख रहे हैं, उस समय भारत में जो परिस्थितियां हैं या समाज में जो परिस्थितियां हैं वह उनकी रचनाओं में दिखाई देता है या नहीं। तो हम देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं वह युग के अनुकूल अर्थात अपने युग की परिस्थितियों को दर्शाती हैं। और साहित्य, चूँकि हमें पता ही है कि समाज का दर्पण है, अर्थात वह समाज में जो जो गतिविधियाँ होते रहती है वह हम साहित्य में ज़रूर देखते हैं। किसी भी युग का साहित्य अगर हम देखते हैं तो वह हमें यह दिखाता है कि उस समय का समाज किस प्रकार से संचालित होता था। तो हम अगर द्विवेदी युगीन साहित्य पढ़ रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को पढ़ रहे हैं, तो यह हम समझ सकते हैं कि आज से लगभग 100 साल पहले भारत में किस प्रकार की परिस्थितियां थी। तो आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था लगभग 100 साल पहले। तो उनकी रचनाओं में हमें राष्ट्रीय भावना को जागृत करने का आह्वान सुनाई देता है। साकेत में गांधीवादी विचार से प्रेरित होकर ही सूत काटने का उपदेश सीता देती है। अर्थात उस समय आज से लगभग 1920-21 के समय में, अभी 2021 चल रहा है, तो 2021 से 100 साल पहले तो हम कहेंगे कि उस समय गांधी जी के विचारों से प्रेरित पूरा देश था। तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में भी हमें गांधीवाद का स्वर सुनाई देता है। तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात, अछूत उद्धार यानी कि अछूतों के जीवन को फिर से समाज में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था, विधवा विवाह, ये सभी चीज़ें हमें यह बताती है कि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं युग के अनुकूल हैं। पंचवटी में लक्ष्मण जो है वो बहुजन सुखाय की बात करते हैं। लोकतंत्र में बहुजन का ही शासन होता है। जो लोग अधिक मात्रा में जिस पार्टी को वोट देते हैं उसकी सरकार बनती है। तो लक्ष्मण भी बहुजन सुखाय से प्रभावित है, अर्थात कहीं ना कहीं वह युग के अनुकूल की ही बात हो रही है। धार्मिक युग अनुकूलता में रूढ़िवादी पर उस समय प्रहार किया जा रहा था और राम रहीम यानी हिंदू मुस्लिम और बौद्ध जैन सभी की एकता का प्रयास किया जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है नारी चित्रण। नारी के प्रति भी मैथिली शरण गुप्त में असीम श्रद्धा दिखाई देती है, अर्थात वह नारी को पूज्य मानते हैं और समाज में या पुराने महाकाव्यों में जो नारियां उपेक्षित थी, अर्थात उन पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया था, उनको अपने काव्य में इन्होंने महिमा मंडित किया है। जैसे
लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला और बुद्ध की पत्नी यशोधरा। यह प्राचीन साहित्यों में हमें इनके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। तो मैथिली शरण गुप्त ने इन महिलाओं को अपनी अपनी रचना द्वारा पुनः प्रतिष्ठा दिलाने का प्रयास किया है। प्रकृति चित्रण भी द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है। जैसे उदाहरण के लिए मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध है जो पंचवटी रचना से ली गई है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी यानी आसमान में। और हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रकृति का इतना सुंदर चित्रण मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचना द्वारा किया है। इसके पश्चात हम आते हैं कला पक्ष में। कला पक्ष में हमको ध्यान रखना है कि यदि भाव पक्ष किसी काव्य की आत्मा है तो कला पक्ष उस काव्य का शरीर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि काव्य के कला पक्ष में भाषा, अलंकार, छंद और रस का प्रमुख रूप से उल्लेख किया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें हैं जैसे प्रतीक है और बिंब है। इसके अतिरिक्त हमें यह ध्यान रखना है कि कला पक्ष और भाव पक्ष में अंतर यह है कि भाव पक्ष जहाँ विषय वस्तु को इंगित करता है, वहीं कला पक्ष जो है वह शैली को प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार की शैलियाँ लिखी गई है। कला पक्ष में हम एक काव्य रूप पर भी विचार करते हैं कि कोई भी रचना प्रबंध काव्य है या मुक्तक काव्य है, इन सब चीज़ों पर भी विचार किया जाता है। भाषा हम देखेंगे यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और तत्सम शब्दों का अधिक इस्तेमाल किया गया है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए होते हैं। तुकबंदी को हम कह सकते हैं कि जो कोई भी पंक्ति है उसके अंत में, अगली पंक्ति के अंत में, ये सब जो पंक्तियों के अंत में अगर कोई भी अनुप्रास नज़र आता है तो हम वहाँ पर तुकबंदी कहते हैं। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में जो शब्द है वह अगली पंक्ति में भी आएगा। जैसे स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, तो यहाँ पर भी में लास्ट में आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये तुकबंदी है। अलंकार में हम देखेंगे, अलंकार हमें पता है कि अलंकार एक शोभा कारक शब्द होते हैं, अर्थात किसी काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। दोनों प्रकार के अलंकार का प्रयोग करते हैं ये, शब्दानुप्रास और अर्थानुप्रास। या यहाँ पर मुझे अलंकार लिख देना था, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष, अर्थालंकार में उपमा, रूपक और अन्य अलंकार आते हैं। मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया गया है यहाँ पर कि प्रकृति जो है वो मानव की विशेषता बताती है। छंद में हरि गीतिका और दोहा सवैया, रस में श्रृंगार, भक्ति और शांत। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त एक प्रमुख प्रेरक कवि हैं जो देश की वर्तमान और भव्य दुर्दशा को भी बताते हैं और भविष्य के प्रति आशा को भी बताते हैं। प्रमुख लेखकों ने डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी और अज्ञेय ने अपने विचार मैथिली शरण गुप्त के संबंध में प्रकट किए हैं। जैसे मैथिली शरण गुप्त जीवन से जुड़े हुए कवि हैं, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं कि साकेत आधुनिक युग का प्रवर्तक महाकाव्य है, और अज्ञेय कहते हैं कि मेरे स्थानीय गुरु मैथिली शरण गुप्त वाचिक परंपरा के अंतिम कवि हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।